Okay, listen very carefully. In commercial unit of energy, first we calculate energy, how much energy consumed. ठीक है, पहली चीज तो ये आ जाएगा कि हम एनर्जी कितना निकालें, मतलब एनर्जी घर में हमने कितनी यूज की, हमने कितने डिवाइसेस रन किए। लेकिन अभी जो ये क्लास है आपकी 9th क्लास है, इस पे बहुत बड़े लेवल पे नहीं पूछता है। आपसे बस इतना पूछेगा कि घर में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई। ठीक है, नंबर 1 इसमें ये पूछता है एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड। ओके, एंड नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये पूछता है कि एनर्जी, एनर्जी इन जूल्स। ठीक है, एनर्जी इन जूल्स। यहां पे अभी आपको पावर का कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा कि पावर निकालिए उसके बाद एनर्जी कैलकुलेट करिए, उसके बाद आप हो सकता है कि पावर नहीं दिया हो तो आप उसको रेजिस्टेंस और लाइक पोटेंशियल डिफरेंस से कैलकुलेट करिए। तो इतना डिटेल में क्लास 9th में नहीं दिया हुआ है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, वेरी सिंपल फॉर्मूला, विच इज कॉल्ड एज E इक्वल्स टू P इंटू टी। ठीक है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, ई इक्वल्स टू पी इंटू टी। ठीक है, और आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, P इक्वल्स टू ई अपॉन टी। पावर इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम इन यूनिट टाइम, जितना टाइम लगा एनर्जी कंज्यूम होने में। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करते हैं तो उस बिल में एक छोटा सा पर्ची निकलता है मशीन से। आपने देखा होगा घर में जब बिल निकालता है वो इलेक्ट्रीशियन आके या बिजली विभाग का कोई कर्मचारी, तो एक पतली सी पर्ची निकलती है। उस पर्ची में बहुत सारे डेटा लिखे होते हैं, मीटर चार्ज लिखा होता है और भी बहुत सारी चीजें लिखी होती है। उसमें एक वर्ड होता है यूनिट कंज्यूम्ड। ठीक है, तो हो सकता है जैसे मान लीजिए दिया हो कि आपने एक महीने में 400 यूनिट कंज्यूम किया, तो इस यूनिट का क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन, या एक यूनिट क्या होती है, 1 यूनिट होती क्या है। ठीक, देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं 1 यूनिट, आखिर 1 यूनिट है क्या और कैसे वो हमसे चार्ज करते हैं। कि देखिए आपने इस बार 400 यूनिट कंज्यूम किया है तो नियर अबाउट आपका 2200 का बिल आएगा, इस बार का 2200 रुपीज का आपका बिजली का बिल आएगा। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है। दुनिया में जितने भी डिवाइसेस होते हैं सबकी अपनी पावर रेटिंग होती है, ऑल डिवाइसेस। जैसे मान लीजिए कि यहां पे हीटर है, फैन है, बल्ब है, ठीक है, या आप मान लीजिए एसी है, एयर कंडीशनर है, गीजर है। ठीक, इन सब में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो काम किया जाता है, ये अभी आप 10th में पढ़ेंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को ले जाने में जो काम किया जाता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो ये जितने भी डिवाइसेस, मतलब हमारे इंडिया में जितने भी डिवाइसेस यूज होते हैं, उनका जो वी होता है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वो 220 से लेकर 230 वोल्ट तक होता है। ठीक है, इन्हीं के बीच में डिवाइसेस रन करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में वी जो होता है वो 110 वोल्ट्स होता है, फॉरेन कंट्रीज में। इंडिया में 220 टू 230 लागू किया गया है, हम ये यूज करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में 110 वोल्ट्स होता है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग इसकी रेटिंग होती है, लेकिन ये पूरे इंडिया में सेम है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी डिवाइसेस यूज करेंगे तो आपको 220 से लेकर 230 वोल्ट्स तक देखने को मिलेगा। ठीक, अगर कोई बहुत बड़ा अप्लायंस है, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन है, ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होता है उसमें 25,000 वोल्ट होता है। ठीक है ना, तो अलग अलग कमर्शियल रीजन पे अगर हम कमर्शियल की बात करें, ठीक है ना, अगर हम कमर्शियल की बात करें जहां पर कोई उद्योग है या कोई मशीन चलाई जाती है या कोई बहुत बड़ी मशीन चलाई जाती है, तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग होता है। लेकिन एज अ होम, घर के लिए हम बात कर रहे हैं जनरल, देखो 25,000 हम घर में नहीं ला सकते।
क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि इससे इंसान मर जाएगा। अगर आप 25,000 के 3 फीट तक आ जाएं, 3 फीट तक, तो ये आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ये आपकी बॉडी में शॉक लगा देगा, आप मर सकते हैं। इसलिए इंडिया में का जो सेफेस्ट है वो है 220 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक, ये यहाँ पे इतना चलता है। अब देखिए, ये जो हीटर है इसकी पावर रेटिंग 1000 वॉट है, फैन की 150 वॉट होगी, बल्ब की 60 वॉट होगी, एसी की 3000 वॉट होगी, गीजर की गीजर की 2000 वॉट होगी। ठीक है, ये इनकी पावर रेटिंग है, ये सबकी पावर रेटिंग है। ठीक है, अब देखिए पावर सबकी अलग अलग है। क्यों पावर सबकी अलग अलग है? क्योंकि सबका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन अलग अलग है, लेकिन काम उतना ही करना पड़ता है जितना, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाने में जितना काम हीटर में करना पड़ता है उतना ही काम सब में करना पड़ता है, इसीलिए इनका वी जो होता है वो सेम होता है। लेकिन इनका जो पावर रेटिंग होता है सबका अलग अलग होता है। इसलिए अलग अलग होता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन अलग अलग होता है। बड़ा डिवाइस है ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, छोटा डिवाइस है कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहां पे ये इसका कंक्लूजन है। तो हम बात कर रहे थे, अपने थोड़ा पीछे चलते हैं, अब हम बात कर रहे थे 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 1000 वॉट का कोई एक डिवाइस है और आप उसको 1 आवर के लिए इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। हाउ मच टाइम? 1 आवर, 1 घंटे के लिए अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, तो जितनी एनर्जी, जितनी ईई का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कंज्यूम करता है वो 1 यूनिट के बराबर होती है, वो 1 यूनिट के बराबर होती है। तो अगर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें कि अगर हमने 2000 वॉट का एक डिवाइस ईई से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कनेक्ट किया, तो 1 यूनिट कितनी देर में हो जाएगा? बताइए, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू बिकम 1 यूनिट? 1 यूनिट कितनी देर में हो जाएगा? बताइए बताइए, कोशिश करिए बताने की। 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी देर में कंज्यूम कर लेगा? सर 30 मिनट। 30 मिनट्स, वेरी राइट आंसर, 30 मिनट। 30 मिनट में ये एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं। मान लीजिए हमने एक 4000 वॉट का डिवाइस ईई से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कनेक्ट कर दिया, तो 1 यूनिट कितनी देर में हो जाएगा? बताइए, 1 यूनिट कितनी देर में हो जाएगा? बताइए बताइए, आ रहा है आपको? नो वरी, नो प्रॉब्लम, कोशिश करिए। 15। 15 मिनट्स में डेफिनेटली 4 गुना टाइम कम हो जाएगा। अब ये हमको लगता है कि आप सबको समझ में आ रहा है। 30 मिनट में 2000 वॉट अगर हम चला देते हैं तो 30 मिनट में 1 यूनिट हो जाएगा, और अगर 4000 वॉट हम चला देते हैं तो 15 मिनट में 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट हो जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं 1 यूनिट को। इस टॉपिक पे मैं इसलिए इतना, मैं चाहता हूं तो इस टॉपिक को बहुत शॉर्ट में खत्म कर सकता था, लेकिन ये टॉपिक आपका क्लास 10th से रिलेटेड है, यहां नहीं समझ में आएगा तो वहां तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मतलब ये निकाला हमने कि 1000 वॉट की डिवाइस अगर 1 आवर तक के लिए रनिंग कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है, तब हम कहते हैं 1 यूनिट हमने यूज किया। हम ये भी कह सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट को क्या लिखेंगे? 1 किलोवाट, और 1 आवर को यहां पे हम एच लिख देते हैं। तो क्या होता है? 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, बात समझ में आई? 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। तो जितना किलोवाट आवर आएगा वो यूनिट के बराबर होगा। ठीक, वो यूनिट के बराबर होगा। तो हमारे क्वेश्चन में जो हमारा लेवल है यहाँ पे 9th में, उसमें 2 चीजें मैंने आपको बता दिया था पूछी जाएगी। एक तो आपको यूनिट निकालना होगा कि कितनी यूनिट आपका घर कंज्यूम किया, आपको पावर दिया होगा, आपको टाइम दिया होगा, आपको ये सब दिया होगा, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम किया वो निकालना है।
ठीक है, या कितना पावर है वो निकालना है, ये सारी चीजें आपको निकालनी होगी। दूसरी चीज आपसे ये पूछ सकता है कि एनर्जी कैलकुलेट करिए जूल्स में। ठीक है, तो जूल्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए, अगर 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन हुआ है तो 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट। ठीक है, आर जो है इसमें कितने सेकंड्स होंगे? सेकंड्स, टाइम किस में लेंगे? सेकंड्स में। तो 1 आवर में 60 इंटू 60, 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 6 6 36, एंड हाउ मेनी जीरोस? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो जाएगा जूल्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ये भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये है 1 यूनिट अगर हमारा चार्ज होता है, अगर हमने 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, तो मतलब एनर्जी कितनी कंज्यूम करते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स कंज्यूम करते हैं। इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूम कर ले जाते हैं 1 यूनिट में। अब आप समझ लीजिए कि 400 यूनिट में कितनी कंज्यूम करते होंगे। अगर आपने एक महीने में 400 किया है तो 1 यूनिट में इतना, तो 400 यूनिट में इतना इंटू 400 आसानी से निकल आएगा। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 400, आपका टोटल एनर्जी मतलब टोटल आपका जो जूल्स होगा वो निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या है आपका? E इक्वल्स टू पी इंटू टी। P इंटू टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, अ हीटर ऑफ 2000 वाट, चलिए 2000 वाट रन्स फॉर 5 आवर्स। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स, ठीक है, a heater of 2000 watt runs for 5 hours, so how many units of electrical energy are consumed? ठीक है, a heater of 2000 watt runs for 5 hours, so how many units of electrical energy consumed? ठीक, तो E आपको दिया हुआ है, पता है E आपको पहले से दिया हुआ है, सॉरी E आपको निकालना है, P आपको पहले से दिया है, वो मैं गलती से E बोल गया था। E आपको नहीं दिया है, P आपको दिया है, मतलब पावर। जब भी आप वॉट में देखें किसी चीज को तो समझ जाइएगा कि ये पावर है। और टाइम कितना दिया है? 5 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो पावर यहां पे आपको 2000 वाट पहले से दी हुई है। ठीक है, और इनटू 5 आवर्स है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपका टाइम आवर्स में दिया हुआ है, वैसे टाइम को आप आवर्स में, यहां पे आप टाइम को आवर्स में ही लेंगे, तो 2000 वाट को आप किलोवाट में बदल लेंगे। ठीक है, 2000 वाट को क्या करेंगे? किलोवाट में बदल लेंगे। तो जब किलोवाट में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 2000 अपॉन 1000 ये करेंगे, ये 2 टाइम्स जाएगा, इक्वल्स टू 2 किलोवाट। अब फिर से आगे स्टेप में सॉल्व करते हैं। E इक्वल्स टू 2 इंटू 5, E इक्वल्स टू 10 किलोवाट आर। आ गया 10 किलोवाट आर, मतलब उस हीटर ने 10 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे में कंज्यूम कर ली। 10 किलोवाट आर, ठीक है, 10 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर ली। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट, मतलब 1 यूनिट बराबर 1000 वाट। तो 1000 वाट देखिए मैंने ऊपर लिखा, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लिखा है ना, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आर। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आर। ठीक, तो यहां नीचे देखिए
कितने यूनिट, कितने किलोवाट आ रहे हैं? 10 किलोवाट आ रहे हैं। तो 10 किलोवाट आर, 10 किलोवाट आर बराबर क्या हो जाएगा? 10 यूनिट। सिंपल। तो मतलब आपके हीटर ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की? 10 यूनिट एनर्जी कंज्यूम की। अगर यहीं पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें और जोड़ दें, क्या जोड़ दें? छोटा सा क्वेश्चन जोड़ देते हैं इसमें, कैलकुलेट एनर्जी इन, कैलकुलेट एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम्ड बाय हीटर। ठीक है, कंज्यूम्ड बाय हीटर। तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल, इसको जो 10 यूनिट दिया हुआ है इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स में, क्योंकि 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, ये होता है। तो वन यूनिट बराबर इतना है, तो 10 यूनिट बराबर, 10 यूनिट में क्या ले लेंगे? 10 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, ये कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 10 यूनिट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 पावर 7 जूल्स। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। सिंपल। ठीक, बात मेरी समझ में आ गई? अब देखिए, 10th का आपको छोटा सा एक पार्ट बता देते हैं जो क्लास 10th का है। क्लास 10th में एक चीज आपसे और पूछ लेता है। क्या पूछता है? प्राइसिंग। प्राइसिंग पूछता है। ठीक है, कितनी, कितने मतलब कितने की आपने बिजली जलाई। तो मान लीजिए 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो है 6 रुपीस। कितना है? 6 रुपीस। एक यूनिट का कॉस्ट 6 रुपीस है। ठीक है, हमारे यहां जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है हर यूनिट का कॉस्ट होता है, मतलब फिक्स्ड होता है, और अलग अलग जगह अलग अलग कमर्शियल लेवल पे उन बिजली का अलग अलग भाव होता है, मतलब अलग अलग पैसा होता है। आपको पता है, जो हम होम लेवल पे यूज करते हैं, देखो, विलेज का अलग होता है, सिटी का अलग होता है, मतलब विलेज का अलग, अर्बन एरियाज का अलग, विलेज के कमर्शियल का अलग, अर्बन के कमर्शियल का अलग। तो मैं आपको अर्बन का बताने जा रहा हूं, विलेज में पता नहीं कितना होगा, 3 रुपीज होगा, कितना होगा मुझे बता। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो आपके एरिया में है वो है नियर अबाउट 7 रुपीज। ठीक है, एक यूनिट का कॉस्ट, 1 यूनिट का कॉस्ट है। और जो कमर्शियल है, कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब जैसे किसी की शॉप है, और किसी का प्रेस का दुकान है, या किसी ने और कुछ लगा रखा है, कोई मशीन लगा रखी है, जो छोटे लेवल पे है कमर्शियल, उनका है 17 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो हम अपने घर का मानते हैं कि हमारा ये जो हीटर था 2000 किलोवाट का हीटर कितनी देर चला? 5 घंटे चला। तो कितना यूनिट बना? 10 यूनिट बना। और 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है? 6 रुपीज। तो 10 यूनिट का कॉस्ट हो जाएगा 6 इंटू 10, टोटल 60 रुपीज। डन, बात समझ में आ गई? तो ये तीन चीजें इसके साथ मेन होती है। पहला, आपको एनर्जी निकालनी होती है। दूसरा, आपको निकालना होता है ये प्राइसिंग। और तीसरा, आपको निकालना होता है कि वो कितनी एनर्जी जो है वो कितनी जूल्स में है। एनर्जी इन जूल्स, वो आपको कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। रेडी? नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट पता होगा जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली टू ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी क्या होती है? कंजर्व्ड होती है। एनर्जी जो होती है कभी भी लॉस नहीं होती है। ठीक है, अगर वो हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। जैसे कि आप जब फैन चलाते हैं, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया, तो इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज से तो बन रही है। किससे बन रही है? कोयले से बन रही है।
कोल का हम यूज कर रहे हैं, कोल का यूज एज अ हीट कर रहे हैं, हीट से स्टीम का फॉर्मेशन होता है, स्टीम से टरबाइन चलती है, टरबाइन से जनरेटर्स चलते हैं, जनरेटर हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी को सेंड करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी को सेंड, हाँ, जब ये इलेक्ट्रिसिटी को सेंड करते हैं तो क्या होता है, हम किसी ना किसी डिवाइस में इसको यूज करते हैं। एनी टाइप ऑफ डिवाइस यूज, चाहे छोटा डिवाइस यूज करें चाहे बड़ा डिवाइस यूज करें, और हमको पता है जब इनको हम डिवाइसेस में यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। लॉस का मतलब हीट के फॉर्म में वो निकल जाती है। ठीक है, जितने भी डिवाइसेस होते हैं जब रन करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। मतलब वो लॉस नहीं होती, हम लोग कहते हैं ना एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी खराब हो रही है, एक्चुअली देखा जाए तो वो लॉस नहीं होती है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि बिजली बचाओ, बिजली हम लोग इसलिए बचाने को कहते हैं ताकि हमारे फॉसिल फ्यूल्स बचे रहें, लेकिन अगर साइंस के लैंग्वेज में हम देखें वो तो हम फिजिकल बातें करते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को हम बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं, ये तो हमारी फिजिकल एक बातें हो गई कि हम ये फिजिकली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सच में देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, इट ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है और कभी भी ये वेस्ट नहीं होती। बट हम चाहते हैं फॉसिल फ्यूल सेव हो जाएं, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करते हैं, बचाते हैं, हर टाइप की एनर्जी को बचाते हैं, चाहे फॉसिल फ्यूल से हो चाहे किसी अदर फ्यूल से हो। ठीक है, कोई आप बायोफ्यूल से हो, हम हर तरह की एनर्जी को सेव करने की कोशिश करते हैं फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, देखिए मेरा ये मानना है कि आप फ्यूचर यूज के लिए चाहे जितनी एनर्जी बचा लीजिए, आने वाली जनरेशन उस एनर्जी को वेस्ट ही करेगी। ये बताइए कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने जो आपके लिए एनर्जी बचा के रखी थी, आप उसका दुरुपयोग ही तो कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, डेफिनेटली कर रहे हैं। तो जो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम बचा के रख रहे हैं, आने वाली जनरेशन उसका मिसयूज करेगी, डेफिनेटली करेगी, क्योंकि उस उनको लगेगा कि बहुत अबंडेंट फॉर्म में है, दे आर इन अबंडेंट फॉर्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अलग अलग डिवाइसेस को हम देखेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस को देखेंगे। तो वहां पे आप अनुमान लगाइएगा, पता लगाइएगा कि कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है। चलिए नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, डैम। डैम, ठीक है, अगर हम डैम की बात करें तो डैम में एक होता है वाटर रिजर्वायर। ठीक है, वाटर रिजर्वायर जहां पानी रुका हुआ होता है, फिर पानी यहां से फ्लो करता है। ठीक है, पानी क्या करता है, यहां से फ्लो करता है, फ्लो करता है तो टरबाइन रोटेट करती है। टरबाइन क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। जब टरबाइन रोटेट करती हैं तो जनरेटर रोटेट करता है, करता है। जब जनरेटर रोटेट करता है तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक, तो जरा आप ध्यान से सोचें, वाटर जब रिजर्वायर में भरा होगा तो कैसी एनर्जी होगी इसमें, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पानी रुका था, पानी बह तो नहीं रहा था ना, पानी रुका था, उसमें कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। पानी को जैसे हमने खोल दिया, पानी बहने लगा, वैसी पोटेंशियल किसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, काइनेटिक में ट्रांसफॉर्म हो गई। जब वो काइनेटिक में ट्रांसफॉर्म हुई तो उसने टरबाइन को चलाया और टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर भी चलने लगा। मतलब काइनेटिक टू कहां चले गए हम लोग, मैकेनिकल चले गए, और मैकेनिकल के बाद कहां पहुंच गए हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंच गए। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म देखें, ईईटी देखें अगर हम यहाँ पे, तो क्या देखेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, फिर मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको ये मैकेनिकल वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये बिल्कुल मानिए कि यहां पर मैकेनिकल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से मशीन रोटेट करती हैं, मशीन्स में मूवमेंट देखने को मिलता है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन रियलिटी में मैकेनिकल एनर्जी में होता है।
101% होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर 2, थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन। अब देखिए जैसे ही वर्ड से ही समझ में आ रहा है थर्मल पावर स्टेशन, तो थर्मल पावर स्टेशन में हम लोग कोल यूज करते हैं। कोल से वाटर को हीट करते हैं, फिर यहां पे उसका स्टीम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्टीम से जनरेटर्स रोटेट करते हैं और यहां पे क्या बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। अभी मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, फिर मैं आपको दूंगा, हर एक पार्ट दूंगा और उस पार्ट को आप अपने से करने की कोशिश करिएगा। तो कोल क्या है, केमिकल। कोल एक केमिकल है। कोल को जला दिया, हीट निकली, मतलब हीट एनर्जी निकली, मतलब केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी बनी। ठीक है, हीट एनर्जी से स्टीम का फॉर्मेशन हुआ और वो स्टीम जनरेटर को चलाया, मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। आप यहां पे जब भी कभी मशीन्स आ जाएं, मशीन्स जब भी आ जाएं तो याद रखिएगा, मशीन्स के लिए आप हमेशा मैकेनिकल वर्ड जरूर यूज कर लीजिए। बुक्स में नहीं दिया होगा, नो वरी, लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी हायर बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल नहीं बताया जाता छोटी क्लासेस में। आपने देखा होगा जब आपने आई थिंक 8th की बुक पढ़ी होगी, तो उसमें आपको मैकेनिकल एनर्जी, फ्रिक्शन, ये सब आप देखने को मिला, ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ये सब देखने को मिला होगा। तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी रहा होगा। तो काइनेटिक के बाद क्या हो जाएगा, काइनेटिक के बाद हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, और लास्ट मैकेनिकल के बाद हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डन, बात समझ में आ गई होगी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये है स्टेप हीट ट्रांसफॉर्मेशन के। वैसे याद रखिए कि मिनिमम 2 स्टेप होते हैं हीट ट्रांसफॉर्म मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के, और मैक्सिमम 5 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के। मिनिमम 2 स्टेप्स एंड मैक्सिमम 5 स्टेप्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, अगर हम चलें तो यहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, देखिए इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी देने पे रन करता है। मतलब सिंपल सा है, बहुत छोटा सा स्टेप है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर। मान लीजिए आपसे यहां पे दिया होता, देखिए आपको यहां पे दिया होता इलेक्ट्रिक जनरेटर, उल्टा इसका 4th नंबर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक, इलेक्ट्रिक जनरेटर मान लीजिए आपको दिया होता, तो आप क्या करते? अगर यहां पे आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर देगा तो आप क्या करेंगे? देखिए जनरेटर में हमेशा हम फ्यूल का यूज करेंगे, डीजल या पेट्रोल कोई भी यूज करेंगे। तो क्या होगा सबसे पहले, केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी से मशीन्स चलेंगी, तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, एंड नेक्स्ट फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, क्योंकि जनरेटर कभी भी एनर्जी लेता नहीं है, जनरेटर हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल का यूज किया, हमने फ्यूल का यूज किया। जब हमने फ्यूल का यूज किया तो मशीन चली, जब मशीन चली
तो उससे फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको देखने को मिली। ठीक, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा नहीं, लगभग सारे इसमें समझ में आ रहे होंगे आपको। जैसे मान लीजिए और हम ले लें रेडियो। रेडियो तो कोई सुनता ही नहीं रेडियो, है ना, बस कभी कभी कार्स में सुन लेते हैं, नहीं तो रेडियो कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता, नो वन वांट टू लिसन रेडियो। ठीक है, रेडियो में क्या होता है, रेडियो में आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया तो कौन सी एनर्जी निकलती है, बताइए जल्दी बताइए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हैं तो कौन सी एनर्जी निकलती है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इट गिव्स, कोशिश करिए सोचिए। When we give electrical energy to a radio, then what type of energy it gives out? रेडियो क्या करता है, रेडियो क्या करता है, देखिए जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, तो वो साउंड एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स साउंड एनर्जी। ठीक है, सिंपल सा 2 स्टेप्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू साउंड एनर्जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 नंबर पे हम लिख दें कार इंजन। ठीक है, कार इंजन, अब कार इंजन क्या यूज करेगा, फ्यूल यूज करेगा, मतलब केमिकल एनर्जी, फ्यूल यूज करेगा, केमिकल एनर्जी। जब ये फ्यूल यूज करेगा और केमिकल एनर्जी, मतलब पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, कुछ भी हो, सब फ्यूल है, और फ्यूल क्या एक तरह का केमिकल है। तो जब ये केमिकल एनर्जी का यूज होगा तो क्या होगा, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, मतलब पहले जो को जितने भी केमिकल्स हैं, केमिकल्स के जलने के बाद हीट जरूर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, हीट, अच्छा यहाँ पे एक छूट गया था एक पॉइंट, ओह एक मिनट एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, केमिकल के बाद हीट एनर्जी, हीट के बाद मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी, एंड मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल। ये वाला स्टेप आप सब फिर से एक बार ध्यान कर लीजिए, केमिकल एनर्जी के बाद हीट एनर्जी, क्योंकि जब भी केमिकल जलेगा तो हीट मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट कार इंजन। अब कार इंजन में क्या है, हीट एनर्जी। जब हमने उसको हीट एनर्जी, भाई फ्यूल जला तो क्या मिली, हीट एनर्जी मिली, और हीट एनर्जी से क्या हुआ, कार चल पड़ी। ठीक है, तो चाहे आप काइनेटिक लिख दें और चाहे मैकेनिकल लिख दें, तो यहां पे हम काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऑलवेज इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे मान लीजिए आजकल का तो सबसे क्रांतिकारी चीज आपका फोन है जिससे पढ़ाई करते हैं, तो अगर हम बात करें एंड्रॉयड फोन्स, एंड्रॉयड फोन्स, कौन सी एनर्जी किसमें ट्रांसफॉर्म होती है बताइए, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू विच फॉर्म। एंड्रॉयड फोन्स में जो भी एनर्जी है बैटरी से है, और बैटरी में क्या होता है, केमिकल, बैटरी में क्या होता है, केमिकल, और उस केमिकल एनर्जी से देखिए बहुत सारी एनर्जीज निकलती हैं, देखने की कोशिश करिएगा। पहली बात तो उससे देखो, जब हम फोन को ऑन करते हैं, फोन को ऑन करते हैं तो सब कुछ उसमें बैटरी से ही होता है। ठीक है ना, उसमें ऑल्टरनेट करंट होता है ना, कोई जनरेटर होता है, कुछ नहीं, सब कुछ केमिकल से ही होता है जो उसमें बैटरी लगी होती है। अब वो बैटरी क्या क्या करती है, पहली बात उसकी उसमें लाइट, उसकी स्क्रीन पे लाइट आती है, तो केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू लाइट एनर्जी। जब आप गेम खेलते हैं तो फोन गर्म भी हो जाता है, केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी। जब किसी से बात करते हैं तो साउंड भी आती है, केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू साउंड एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म, और यहां पे केमिकल के बाद कौन सी एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू लाइट, लाइट के बाद फिर साउंड भी निकलती है, फिर हीट भी निकलती है। अच्छा ये बताइए कि मोबाइल में, एंड्रॉयड फोन्स में अगर हम ये कहें मैकेनिकल एनर्जी, तो आप मानेंगे,
कौन सी चीज ऐसी होती है जो मैकेनिकल एनर्जी का काम करके दिखाती है? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी चीज ऐसी होती है जो बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी करके दिखाती है? कौन सर सी ऐसी? चार्जिंग। नहीं, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन। और अगर आपके फोन में पॉपअप कैमरा है तब भी मैकेनिकल एनर्जी है। भाई कोई मशीन मूव कर रही है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर निकल रहा है ना, तो यहां पे कैमरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में क्या हो जाएगा? मैकेनिकल। ठीक है, और कैमरे में भी क्या हो जाएगा? मैकेनिकल। ठीक, साउंड, लाइट, हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। इतनी सारी एनर्जी हमको एक एंड्रॉयड फोन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ा सा है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, उसको खत्म करते ही ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे साउंड चैप्टर पे। सो कंटिन्यू विथ योर क्लासेस। ओके।